So let's revise the previous session. ठीक है, तो सबसे पहले देखा जो लॉग का डोमेन है, मतलब कि लॉग के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट और बेस रखते हैं उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बेस नेगेटिव है तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़ीरो भी नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो रख दे तब भी नॉट डिफाइंड। ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये वाली चीज़ यहाँ पे बेस वन हो गया तो इसलिए नॉट डिफाइंड। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए तब भी नॉट डिफाइंड, है ना। अच्छा, बेस वन क्यों नहीं हो सकता, उसका थोड़ा सा लॉजिकली देख लिया कि बेस मतलब कि वन की पावर चाहे 8 हो, वन की पावर 9 हो, वन की पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू वन ही रहेगी। और अगर हमने उसको के मान लिया वन की पावर 8 को, तो के अगर वन की पावर 8 है तो लॉगरिदम में कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग टू द बेस वन के हो जाएगा। सिमिलरली के को वन की पावर 9 बोल दिया अगर, तो लॉग के टू द बेस वन 9 हो जाएगा, -800 कुछ भी हो सकता है वो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। फिर उसके बाद कुछ डोमेन के क्वेश्चन देख लिए कि लॉग 5 टू द बेस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें एक्स का डोमेन निकालना है। तो तीन कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करानी है कि आर्ग्यूमेंट बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से, बेस बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से और बेस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अगर बड़ा है ज़ीरो से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 5 तो ज़ीरो से बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसने हमें सॉल्यूशन दिया कि x इज़ रेडी टू टेक एनी वैल्यू इन द रियल डोमेन। ठीक है, फिर देखा कि अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो करनी है, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन -1। ये भी हमेशा ही ट्रू होता है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r। और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड नॉट इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड नॉट इक्वल टू वन, विच मीन्स एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच फर्दर मीन्स x शुड नॉट इक्वल टू वन। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो मतलब कि सारी रियल वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो को छोड़ के। ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही किया, ये वाली जो चीज़ है लॉग ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट x-1/x-8, तो ये आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा बेस ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, फिर तीसरा बेस वन नहीं होना चाहिए। तो उससे तीन सॉल्यूशन निकाले और तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। फिर वही अगले क्वेश्चन में भी वही किया, सेम चीज़ करते गए। फिर प्रॉपर्टीज़ पे आ गए, लॉग की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ लॉग कि ऐसे लिखा हुआ है लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये बी इस तरफ इसको अनलॉक करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए जो है वो इधर आ जाएगा और बी की पावर सी चढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी जो भी चीज़ें लिख रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट और बेस में वो डिफाइंड है, तभी हम ये सारी चीज़ें लिख पा रहे हैं। तो लॉग ए टू द बेस ए, ये वन होता है, याद रखना। ये लॉग वन और बेस चाहे कुछ भी हो वो होता है ज़ीरो, है ना। लॉग वन टू द वन, ये वन नहीं होगा ना ही ज़ीरो होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे बेस वन है। ठीक है, फिर ए की पावर में लॉग बी टू द बेस ए चढ़ा दिया। अब ये दोनों चीज़ें अगर सेम है तो इट विल बी बी, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्स टू, ये तो मतलब प्रूफ हो गया इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट को ये सम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में बी इंटू सी लिखा हुआ है, लॉग का बेस ए है, तो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग सी टू द बेस ए। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है यहाँ बाहर लॉग से तो वो आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ जाता है ना। ये यहाँ पे चढ़ के इसकी पावर में आ गया। ठीक है, एक और चीज़ क्लैरिफाई कर ली कि लॉग ए भी आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लिकेशन है। अलग अलग लॉग्स का मल्टीप्लिकेशन हो तब ऐसे ऐड नहीं करना है ना, ये गलत है। ये ए इंटू बी हो लॉग में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में ए इंटू बी है वो, लॉग ए इंटू लॉग बी नहीं है, ये गलती मत कर देना कभी। फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लिए।
अच्छा, अगर सम जो है वो प्रोडक्ट में आके हो जा रहा है अपने आर्ग्यूमेंट में, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डिवीजन में आ जाएगा, कि मतलब कहने का log a माइनस log c इज इक्वल्स टू log a बाई सी। बस शर्त क्या है कि बेस तीनों में सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जांपल देख लिए इस प्रॉपर्टी पे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बेस चेंजिंग थ्योरम, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो इसको हम इंडिविजुअली log a टू सम रैंडम बेस c अपॉन log b टू दैट बेस c लिख सकते हैं, है ना। जैसे log 3 टू द बेस 2 को हम log 3 टू द बेस 5 अपॉन log टू द बेस log टू द बेस 5 लिख सकते हैं। 5 की जगह यहाँ पे कुछ और भी बेस मान सकते थे, कॉमन बेस। अब इसका एक आउटकम है इस प्रॉपर्टी का, कि अगर इसको हमने बेस को चेंज कर दिया तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। तो log a टू द बेस b इज नथिंग बट 1 अपॉन log b टू द बेस a। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ा होता था तो वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, लेकिन अगर बेस की पावर चढ़ा है कुछ तो वो log के डिवीजन में आ जाता है, ये याद रखना है ना। मतलब कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर n है तो वो आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और बेस की पावर m है तो वो आएगा डिवीजन में। ठीक है। अच्छा, कैनी किसी भी पॉजिटिव नंबर k को हम ऐसे लिख सकते हैं, a log a टू द बेस log k टू द बेस a, है ना। a की पावर चढ़ा दिया log, और बेस वही लिया जिसकी पावर चढ़ाया है। ठीक है, ये याद रखना। फिर 10th वाली, a टू द पावर log c टू द बेस b कैन बी रिटर्न एज, ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना, c और a। तो इसका इसका प्रूफ में अटक गए थे अपन, बहुत लंबा चौड़ा चला गया था, तो इसको करते हैं फिर से। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है टू प्रूव ए, प्रॉपर्टी क्या है, ए लॉग टू द बेस बी सी इज इक्वल्स टू सी की पावर लॉग बी टू द बेस ए। यहाँ पे हमने ए और सी को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़। ठीक है, तो हम इस चीज़ को, ये वाली जो भी चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को मान लो सपोज टी एज्यूम कर लो, तो कोई भी नंबर टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक प्रीवियस प्रॉपर्टी से, कि हमने कोई भी नंबर लिया, कोई भी नंबर अल्फ़ा, और ऐसे लिख दिया log अल्फ़ा टी, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी नंबर टी को, दिस इज टी। तो इस टी को अपन सी की पावर में चढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि फाइनली हमें सी की पावर समथिंग चाहिए, तो हमने सी की पावर चढ़ाया। सो दिस कैन बी रिटन एज सी टू द पावर log सी, और यहाँ पे टी आ जाएगा। अब टी क्या है, टी है ए टू द पावर log सी टू द बेस बी। तो देखना टी की जगह सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट, ये हमने टी लिखा हुआ है, टी मतलब ये वाली चीज़, मतलब ये एल एच एस है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको ऐसे लिखा log सी टू द पावर log सी। अब टी को लिख दिया पूरा का पूरा, टी है ए टू द पावर log सी, तो ये हुआ ए टू द पावर log सी टू द बेस बी। ठीक है, अब इस log पे फोकस करो, इस वाली चीज़ पे। ये क्या लिखा हुआ है, log ए टू द पावर समथिंग, और ये वाली पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाती है log से बाहर निकल के। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी टू द पावर log सी टू द बेस बी, और बचा हुआ log ए टू द बेस सी, ये लिख दिया इसको। ठीक है, अब सोचा बैठ के कि ये क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ क्या बन गई log सी इंटू log ए, और बेस में कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दो log का मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, है ना, सी की पावर समथिंग log इंटू समथिंग log। तो इस चीज़ को अपन फर्दर बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं, log सी बाय log बी
मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बाय लॉग सी, है ना। बेस कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम ई, कॉमन बेस ई। तो यहाँ से लॉग सी कट गया, बचा क्या, सी की पावर लॉग ए टू द बेस ई अपॉन लॉग बी टू द बेस ई। अब अगेन फिर से मर्ज कर दिया इसको कॉमन लॉग में, तो बच गया सी की पावर लॉग ए टू द बेस बी। यही आ रहा है, है ना। तो ऐसे प्रूव हो गया ये, हैज़ प्रूव्ड। नोट कर लो इसको अच्छे से समझते हुए। सर स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन गायब हो गई, अब आई क्या? नो सर। अब आई? सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। हाँ, रीजॉइन करो। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन करके बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन नोट करो, ऐसे दिया हुआ है, लॉग x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू to the base 2 is equals to 2. So find the value of x. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हमने अनलॉक करके लिखा, तो जो भी बेस में है वो इधर जाके उसकी पावर चढ़ जाएगी। सो द इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू x माइनस टू इज इक्वल्स टू 4। ये समझ में आया? 2 स्क्वायर मतलब कि ये हो गया 4, तो मतलब कुल मिला के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सर एक सेकंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी। हाँ, चली 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 चली। हाँ चल, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है लेकिन चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया हमने तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो कैसे करोगे सॉल्व? x, ये देखो क्लियरली दिख रहा है कि सम है -2 और प्रोडक्ट है -4, तो फैक्टराइज तो नहीं होने वाला। तो ये कैसे पता चलता है मुझे कि फैक्टराइज नहीं होने वाला? ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट सम भी -2 आ जाए। तो कोशिश की मैंने कि 3 और 1 बनाया, तो फिर प्रोडक्ट 3 बनेगा उसका, है ना। मतलब -3 और 1 बनाया तो नहीं बनी बात, सम तो बन गया, प्रोडक्ट नहीं बना। 5 3 1 और कुछ बनाया, मतलब 4 और 2, जैसे -4 बनाना पड़ेगा और एक को 2 बनाना पड़ेगा, तो फिर तो वो 8 बन जाएगा। तो ये बात नहीं बन रही यहाँ से। तो बहुत देर फाइट मारने के बाद हम कंक्लूजन करेंगे स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही इसकी। तो अगर कहीं पर स्प्लिटिंग होने में दिक्कत हो तो उससे पहले ही थोड़ा बहुत ट्राई करके देखो, 1-2 नंबर, और फिर श्रीधराचार्य लगा दो। श्रीधराचार्य हमें विंडो देता है कि चलो इस फैक्टराइज हो भी रहा होगा और हमें क्लिक नहीं हो रहा होगा मान लो वहाँ पे, तब भी हमें आंसर तो मिल ही जाएगा। तो x इक्वल टू -b, तो -b इज +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 4 -4, a
a is 1 and b a c is -4, तो ये हो गया ये अपॉन 2a, दैट विल बी 2, तो 2 प्लस माइनस 4 4 द 16, 16 प्लस 4 √20 बाई 2, तो इस चीज़ को लिखेंगे 2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 लिख सकते हैं 20 को, तो दैट विल बी 4 बाहर आ जाएगा तो 2√5/2, तो यहाँ से क्या दो वैल्यूज़ निकल के आई, एक तो 1 प्लस √5 और एक वैल्यू आई 1 माइनस √5, ये x की दो वैल्यूज़ निकल के आई। ठीक है, अब क्या ये दोनों आंसर होंगे या किसी को हटाना पड़ेगा? तो हम चले सवाल पे चले कि सवाल में अगर हमने पहले x रखा, ऐसा क्लियरली एक चीज़ दिख रही है इसमें से कि 1 प्लस √5 इज़ पॉजिटिव एंड 1 माइनस √5 इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो देखा सबसे पहले सब्सटीट्यूट करके क्या ये वैल्यू सेट, इसको मान लो सपोज x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं फ़िलहाल के लिए, तो जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, log x माइनस 2 टू द बेस 2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा x1, तो x1 रखा, ठीक है, तो वो log 2 x1 माइनस 2, तो x1 की वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ भाई, x1 में से 2 घटा देंगे अगर, तो ये 1 प्लस √5 की वैल्यू होती है समथिंग 2.2 समथिंग, तो ये ओवरऑल 3.2 है, 3.2 में से 2 घटेगा तो भी प्लस ही आएगा वो, तो ये ओवरऑल ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके लॉग के अंदर क्या बन रहा है, लॉग के अंदर प्लस बन रहा है, तो वो चलेगा, लॉग के अंदर प्लस बनना चाहिए, तो ये वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी ट्राई की x2 रख के, log x2 माइनस 2, बेस की तो कोई चिंता ही नहीं, वो तो 2 है। अब इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, और ये x2 स्वयं नेगेटिव थी और उसमें से भी दो घटा दिया, तो ये भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, मतलब इधर से भी लॉग के अंदर क्या बन गया, पॉजिटिव, तो मतलब ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, तो मतलब x2 इज़ एक्सेप्टेबल वैल्यू, है ना। उसकी वैल्यू माइनस है लेकिन लॉग के अंदर माइनस इंटू माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल है, तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया? दोनों ही आंसर रहेंगे, ये दोनों ही आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ऐसे दिया हुआ है log x to the base 2 plus log x minus 2 to the base 2 is equals to 2, ऐसे दिया हुआ है, and we have to find the value of x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू किया हमने, तो सॉल्व करना शुरू किया तो देखो इन दोनों का कॉमन बेस है और लॉग की चीज़ें प्लस में लिखी हुई हैं, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी log x इंटू एक्स माइनस 2 टू द बेस 2, ऐसे हो जाएगी ये, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, अब यही था पुराना सवाल, तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 4, उसके दो सॉल्यूशन आएंगे। अब क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, एक तो आएगा x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √5 और एक आएगा x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस √5। ऊपर सॉल्व जस्ट किया ही है इसको अभी। अब हमने सोचा कि अब इनमें से कौन सा वैल्यू रखनी है, क्लियरली x1 इज़ पॉजिटिव एंड x2 इज़ नेगेटिव, तो अब ऊपर चले। अब हमें कहाँ दो दो लॉग हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक ही लॉग था, यहाँ दो दो अलग अलग लॉग हैं, तो यहाँ पे हम अगर x रख दें तो नेगेटिव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रही है ना, ये फंक्शन तो इतना ही डिफाइंड है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ है नहीं यहाँ पे, वो तो हमने मैनिपुलेट करके ये बनाया है लॉग का कोई फॉर्मूला लगा के। ओरिजिनली तो यहाँ पे x ही दिया हुआ है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली चीज़ को हम कर देंगे डिस्कार्ड ना इस वाले क्वेश्चन में, और आंसर होगा केवल ये, दिस इज़ द आंसर, बिकॉज यहाँ पे रीज़न लिखो, सिंस इफ वी सब्सटीट्यूट it in the original question in the
expression given in the question, the log will not be defined. The log will not be defined. log डिफाइंड नहीं होगा, इस वजह से हम इस चीज़ को कर देंगे डिस्कार्ड। पुराने सवाल में क्यों डिस्कार्ड नहीं किया? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन इस फॉर्म में ही लिख के दिया था, इस फॉर्म में लिख के दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन। दोनों चीज़ें उसमें मल्टीप्लिकेशन में थी, इस वजह से। तो हमें हमेशा हमारा कंसिस्टेंसी चेक करनी है सॉल्यूशन की विद द गिवन स्टेटमेंट एंड नॉट विद द स्टेटमेंट विच वी हैव जनरेटेड इन इंटरमीडिएट ऑफ द सिचुएशन, है ना? ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टीज के बेस पर, हाँ ऊपर करो नवींद्र। यस सर। और ऊपर नहीं सर बस। हाँ हो गया सर। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? बहुत ध्यान से देखना, ज़रा सा भी नहीं समझ में आए तो या एब्सेंट माइंडेड हो जाओ तो रोक देना मुझे, फिर उसे समझाऊंगा मैं। मतलब ये कुछ सेट ऑफ 15-16 क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें बन गए अगर तो लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर log 3 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिखा सॉल्यूशन हमने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने की इच्छा हो रही है? यहाँ पे बेस 3 है और किसी तरह अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ भी 3 बन जाए, मतलब कैसे, ऐसे तो 3 बनेगी नहीं, लेकिन कुछ किसी तरीके से मैनिपुलेशन हो जाए तो हम फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि a log टू द बेस a, और यहाँ पे कुछ है मान लो सपोज x, तो इसकी वैल्यू x होती है। तो कोशिश करते हैं, 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो ये ओवरऑल ये पूरी चीज़ है, दिस इज़ नथिंग बट 3 टू द पावर 4, और फिर उसकी भी पावर log 3 7 लिखा हुआ है। तो बचपन की एक प्रॉपर्टी है कि x टू द पावर a और उसकी भी पावर b हो, तो ये a और b मल्टीप्लाई होते हैं, है ना? a इंटू बी हो जाता है ये। इस चीज़ में किसी को डाउट तो नहीं है? कोई ऐसे तो नहीं सोचता इसको कि x की पावर a और इसकी पावर चढ़ा दो यहाँ पे? दिस इज़ नॉट दिस, ना? वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। पक्का बताओ ज़रा सा, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, ये गलती फिर तुम लाइफ में कभी नहीं करोगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है मान लो 3 स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर ना करें अपन, जैसे 2 स्क्वायर और उसका क्यूब है, ठीक है? तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए अपने हिसाब से? 2 की पावर 2 इंटू 3 6, और ना कि 2 क्यूब। दिस शुड नॉट बी 2 की पावर 2 क्यूब, दिस शुड नॉट बी 2 की पावर 8। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 का क्यूब होता है 64। तो अब जो 64 दे रहा होगा वो आंसर होगा। 2 की पावर 6 64 देता है, और 2 की पावर 8 64 से ज़्यादा दे देता है ना? 2 की पावर 8 एग्जैक्टली कितनी देता है? 120, 256 देता है। तो हमेशा याद रखना, अगर x की पावर a और उसकी भी पावर b चढ़ी हुई है तो इट विल बी x की पावर a इंटू बी, नॉट x की पावर a की पावर b, है ना? a की पावर b नहीं, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखा है? 3 की पावर 4 और उसकी पावर log 3 टू द पावर 7, या log 3 7 लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 3 7। ये हो गया। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये 4 उछल के इधर इसकी पावर में चढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा? 3 अकेला बन जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, फिर अपन लिख देंगे आंसर। सो इट विल बी 3 log 3 7 की पावर 4। नाउ ये दोनों चीज़ें सेम बन गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो भी ये है
लॉग का आर्ग्यूमेंट वो उसकी वैल्यू है, सो इट विल बी 7 to the power 4. दिस इज द आंसर. नोट कर लो इसको, स्टेप बाय स्टेप नोट करना, यही सब चीज़ तुम्हें रिवाइज करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 2 to the power log 7 to the base 3 minus 7 to the power log 4 to the base 9. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो अब क्या किया जाए? अब सोचते हैं सबसे पहले बैठ के कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है. अगले वाले लॉग में यहाँ 7 है और यहाँ 4 है. अच्छा, बेस क्या है लॉग की? पहले वाले लॉग में 3 और यहाँ पे बेस क्या है? 9. तो 9 को बेस को 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है ना. 4 को 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा, केवल इस चीज़ पे फोकस करो अभी. इस चीज़ को लिखा 7 log 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर और बेस को लिख दिया 9 is 3 स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में क्या, जब पावर रहता है, आर्ग्यूमेंट की पावर इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और बेस की पावर डिवीजन में आ जाती है. तो अगर पावर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको ले आए इधर और इसको ले आए इधर अपॉन में. सो इट विल बी 2/2 log 2 to the base 3. 2/2 इज नथिंग बट 1. कि इफेक्टिवली क्या बना? ये बना 7 log 2 to the base 3. अच्छा, इधर से क्या चलता हुआ आ रहा है इसके साथ? इसके साथ चलता हुआ आ रहा है 2 to the power log 3 7, है ना, और ये माइनस है. अच्छा, अब देखो, अब ये उठा के ये चीज़ तो सेम है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, और इस केस में यहाँ 7 है, यहाँ 2 है. इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी होती है लॉग की. तो हमने इंटरचेंज कर दिया, तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी. log 2 to the power log 7 to the base 3 माइनस, जब इसको इंटरचेंज कर दिया तो 2 to the power log 7 to the base 3. दोनों चीज़ें सेम बन गई, तो मतलब कट गई एक दूसरे से. हमारा आंसर आ गया 0. दिस इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, ये आया समझ में? नोट करो इसको. नो सर. देखो नवीन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या समझ में नहीं आई ये भी तो बताओ जरा. सर आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही थी, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो इसलिए मैं आपको ध्यान से सुन ही नहीं पाया. देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 to the power log 7 to the base 3. ठीक है, और माइनस 7 to the power log 4 to the base 9. तो सबसे पहले तो सोचा बैठ के कि इधर पे क्या 3 है और 2 है, लेकिन यहाँ 4 है और 9 है. तो 4 और 9 को 2 और 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे? 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर और 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर. अब जैसे ये लिखा वैसे ही हमें सूझा कि ये जो 2 स्क्वायर है, जब ये इधर लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर बेस की पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो इट विल बी 2/2 log 2 to the base 3. तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया अपने पास 7 log 2 to the base 3. अब उठा के हमने वो वाली थ्योरम लगा दी कि अगर 7 और 2 को इंटरचेंज कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि बेस तो 3 है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे चेंज कर दिया इसको 2 to the power log 7 to the base 3. तो देखा तो ये दोनों चीज़ें सेम बन गई जो पहले में दिया हुआ था. तो दोनों एक दूसरे से कट के 0 आंसर आ गया. नवीन, आया क्या समझ में? Yes. ठीक है, अब एक और सवाल करें. कुछ भी आवाज़ कटे वगैरह, कुछ भी डिस्ट्रप्शन हो तो मेरे को बोल देना. सारी चीज़ें साथ में समझते जाओ. फिर तीसरा सवाल ऐसे दिया हुआ है 7 log 16/15. अच्छा, इससे पहले ज़रा एक मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ.
एक नंबर होता है पाई, जिसके बारे में तुम जानते हो, ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग 3.14 होती है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं हम। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है रेडियन बताने में, सरकमफ्रेंस बताने में, है ना, बहुत यूज़ है इसका। ऐसा ही एक और, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई। ऐसे एक और इरेशनल नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होगा हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं ई। ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 के करीब होती है। इसको बोलते क्या है? इसको ई बोलते हैं, ई। दिस इज कॉल्ड ई। अगर लिखा जाए तो ऐसे ई, जैसे ये पाई बोलते हैं इसको, इसको ई बोलते हैं, है ना। ये नेपियर्स कांस्टेंट होता है। नेपियर एक आदमी था, उसने बताया था इसकी महत्वता। तो इट इज़ कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे हमारे पास कोई, मतलब ये जनरली बेस में लगता है ना। दिस इज यूज्ड एज बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, log x टू द बेस e, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक नेचुरल लॉगरिथम है। दिस इज अ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट में अगर log ऐसे लिखा हुआ है बेस e, वी कैन राइट इज ln x। इस चीज़ का मतलब यही है, ln जहाँ पे भी लिखा है, ln का फुल फॉर्म होता है, ln का फुल फॉर्म नेचुरल लॉगरिथम। दिस स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम। इसका मतलब उसकी बेस ई है। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा आ गया, मान लो सपोज ln x² प्लस 5x प्लस 7, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है log आर्ग्यूमेंट तो लिखा ही हुआ है जो है, और बेस क्या है? क्योंकि बिकॉज दिस इज ln, द बेस शुड बी ई, ठीक है। अच्छा, जनरली बेस मेंशन होके आएगा एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम में या जहाँ पे भी तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर बेस मेंशन नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है log y suppose, and the base is not mentioned, and the base is not mentioned, we will assume it to be base e बेस अज्यूम करेंगे। मतलब कि अगर कहीं पे ऐसे लिख के दे दिया हमें log w, तो वी इसका मतलब है मैथमेटिक्स में कि log की बेस e है और w है यहाँ पे, ठीक है। वैसे log मेंशन होके आएगा, लेकिन अगर कहीं पे log मेंशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, उसको ई मान लो उसकी बेस, ठीक है। तो ये ई की कहानी हो गई, नोटेड डाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इफ 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, मतलब इफ नहीं है, ये प्रूव करना है। That means show that this is equals to log 2। इस चीज़ की वैल्यू log 2 हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो क्या करें? सोचते हैं बैठ के कि यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड केवल एक चीज़ है log में, और इधर log के सम में रिप्रेजेंटेड है कुछ कुछ।
मतलब इन लॉग को हमें कंपाइल करके एक लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये दिक्कत क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो 7, 5 और 3। तो इनको ठिकाने लगाने के लिए हमें इनकी पावर में चढ़ाना पड़ेगा जो भी आर्गुमेंट लिखा हुआ है। अब लेकिन इतनी बड़ी पावर में चढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 16 की पावर 7 चढ़ा दिया, तो फिर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ठीक है, 16 की पावर 7 आएगा यहाँ से, तो यहाँ अपॉन में 24 की और 5 भी तो आएगा ना, 80 की पावर 3 भी आएगा। तो सबसे पहले तो इन 16, 15 इन सब चीज़ों को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि मिनिमम पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन किया इन छोटी छोटी चीज़ों का। तो यहाँ पे लिखा हमने 7 लॉग 16 को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। 15 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 इंटू 5, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस 5। लॉग 25 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 स्क्वायर। 24 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 24 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6, तो 2 इंटू, देखो 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये हुआ 2 क्यूब इज 8 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 लॉग 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 80 को 16 इंटू 5 लिख सकते हैं। 16 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5, ये हो गया, ये हमारा LHS है, ठीक है। अब ये पावर चढ़ाओ इनकी यहाँ पे सब पे, तो आर्ग्यूमेंट में इसकी पावर चढ़ेगी, तो 2 की पावर 4 की पावर 7, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, सबकी पावर 7 चढ़ जाएगी। सो इट विल बी लॉग 2 की पावर 4 इंटू 7 28, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 एंड 5 की पावर 7। ये पहले लॉग से सबकी पावर चढ़ा दी। दूसरे लॉग से ये 5 की पावर चढ़ेगी यहाँ पे, तो लॉग 5 की पावर 2 की पावर 5 मतलब 5 की पावर 10 हो गई। नीचे 2 की पावर 3 ऑलरेडी थी, 5 और आ जाएगी, तो 3 इंटू 5 15, 2 की पावर 15। 3 की पावर 1 थी, 5 और आ जाएगा, तो 3 की पावर 5, ठीक है। फिर प्लस तीसरे लॉग में 3 और आएगी पावर में इधर, सो इट विल बी लॉग 3 की पावर 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 12। फिर अपॉन में 2 की पावर 4 की पावर 3, तो 2 की पावर 12। फिर 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3। अब ये पूरा का पूरा सिंगल, मतलब सबका कोफिशिएंट 1 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कॉमन लॉग लेके ये जो सम में है इनको मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो लाया, लॉग कॉमन लिया, और यहाँ पे आएगा सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 15, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3, ये हो गया। अब करो बैठ के सॉल्व। 2 की पावर 28 है ऊपर, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे 2 की पावर 15 इधर और 12 इधर, 15 और 12 कितना होता है 27, और ऊपर 28, तो ऊपर केवल 2 बचेगा, तो ऊपर बच गया 2, ठीक है। फिर 5 को ठिकाने लगाते हैं। 5 की पावर यहाँ से क्या है 10, और नीचे से क्या है, नीचे है 7 और 3 10, तो पूरा कट गया ये। हाँ नवीन, नो सर 10 बोल रहे। हाँ 10, नीचे भी 10। फिर उसके बाद 3 की पावर ऊपर 12 है, नीचे 3 की पावर यहाँ से 7 और 5 12, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो सब कट गया, बस 2 ही बचा, बस 2 की पावर 1, तो इट विल बी log 2, वही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. इट इज़ अ ट्रू फॉल्स दैट वी हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिटन बिलो इज ट्रू और फॉल्स. तो ऐसे लिखा हुआ है log 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू log 1 + log 2 + log 3. ये ट्रू है या फॉल्स? तो सोच रहे हैं बैठ के. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है log 1 + 2 + 3. तो 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. So left hand side is log 6. ठीक है, अब इधर पे राइट हैंड साइड को देखा. राइट हैंड साइड में हम क्या लगा सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी. 1 इन लॉग कॉमन लेके 1 × 2 × 3. तो 1 × 2 × 3 कितना होता है? 6. सो इट विल बी log 6. तो यहाँ से दिखा हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है. तो देयरफॉर दिस इज ट्रू. सर स्क्रीन बहुत फ्रीज हो गई है. हाँ, हाँ सर, बार बार अटक रही है. कहाँ पे अटकी हुई है? हाँ सर. ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि जैसे आपने अभी ट्रू फॉल्स. सर आप जब बोलते हो लेटेंसी बहुत ज़्यादा है. हाँ डिले आ रहा है, मतलब मैं बाद में बोल रहा हूँ और मतलब हाँ. मैं पहले बोल नहीं. रहा हूँ, स्क्रीन बाद में चल रही है. यस सर, हाँ हाँ. बहुत बाद में. तो ये डिले हुआ है, मेरे को एग्जिट करके फिर से एंटर मारना पड़ेगा. पर वो तो रोज ही होता है. रोज़ ही मतलब ऐसा ही होता है हमेशा. हाँ सर ऐसे ही सर होता वो है. नेटवर्क के कारण ऐसा होता है कि आप बोलते पहले और फिर स्क्रीन में बहुत बाद में दिखाता है. लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है हमेशा. हम्म. हाँ, तो देखो ट्रू फॉल्स बताना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है log 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू log 1 + log 2 + log 3. ये हमें ट्रू या फॉल्स बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखा. लेफ्ट हैंड साइड देखा तो 1 + 2 + 3 6 होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया log 6. राइट हैंड साइड देखा तो यहाँ पे तीनों सम में है लॉग में, तो प्रोडक्ट में कॉमन लॉग में लिख सकते हैं 1 × 2 × 3. तो 1 × 2 × 3 इज ऑल्सो 6. तो यहाँ से भी आया log 6. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गए बराबर. तो इसका मतलब क्या? यस, दिस इज ट्रू. तो ट्रू है इसका आंसर, है ना. यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई है ये, मतलब इसका ये मतलब नहीं है, ऐसे नहीं रटना है अपन को. log a + b + c is not log a + log b + log c. दिस इज नॉट, है ना. ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई है यहाँ पे. इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट किया है, दोनों से बराबर आ गया, इस वजह से कॉन्सिडेंटली बराबर आ गया हो, है ना. ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है वो. समझ गए? अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. इफ log 2
to the base 10 lies between 1 by n plus 1 and 1 by n, then find the value of n, where n is a integer, n belongs to an integer. ठीक है, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जांपल तो क्या बोला गया उसने कहा है कि एक लॉगरिथम है log 2 to the base 10, उसकी वैल्यू 1 बाय n प्लस 1 और 1 बाय n के बीच में है. जो जस्ट फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 है सपोज, तो 1 बाय n प्लस 1 कितना होगा 1 बाय 6 और 1 बाय n कितना होगा 1 बाय 5. मतलब इनके बीच में लाई कर रहा है वो. हमें बताना है कि किसके बीच में कर रहा है लाई. n इक्वल्स टू अगर मान लो सपोज 4 है तो ये 1 बाय 5 और 1 बाय 4 के बीच में लाई कर. तो हमको ये दो नंबर पकड़ने हैं सबसे पहले तो कि वो किन के बीच में लाई कर रहा है. तो ठीक है, कोई बात नहीं. सबसे पहले तो देखा बैठ के कि इस चीज़ को अपॉन में दिया हुआ है ना, तो पहले इसको अपॉन में कन्वर्ट करते हैं. इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log 10 to the base 2, ऐसे लिख सकते हैं. ये समझ में आया ये कैसे लिखा? जिसको नहीं समझ में आया बोलना तुरंत. ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम से, और अपॉन में लिख दिया. अब इसको कंपेयर करते हैं. मान लो सपोज हमारे पास अगर log 2 to the power 3 होता, ठीक है, log 2 to the power 3 to the base 3, मतलब कि log 8 होता. 2 to the power 3 क्या होता है log 8, और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती 3, क्योंकि उसको 2 to the power 3 लिख देते. log 2 to the power 4 यानी कि 16 होता, तो उसकी वैल्यू कितनी आती, उसकी वैल्यू आती 4. अब ये क्या है, ये log 10 to the base 2 है, मतलब इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में कुछ होगी. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कुछ 3 और 4 के बीच में होगी, है ना. 1 बाय 4 से लेके 1 बाय 3 तक कुछ होगी, 1 बाय 4 से ज़्यादा और 1 बाय 3 से कम. ये समझ में आया? इसके बीच में और कोई इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं है ना. अगर इसको हमें 2 लिखना होता तो फिर यहाँ पे क्या था log 4 to the base 2. 5 लिखना होता तो क्या था, 5 लिखना होता तो log 32 to the base 2. तो इसका मतलब ये 10 जो है ये 8 और 6 के बीच में फॉल कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में फॉल कर रही है. मतलब इसके अपॉन की वैल्यू 1 बाय 4 और 1 बाय 3 के बीच में फॉल कर रही है. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना. तो इसका मतलब n प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 है 4, दिस इज n प्लस 1, और n है 3. तो आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3. समझ में आया ये सवाल? सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था कि ये जो log 10 है, log 2 to the base 10 है, ये 1 बाय n प्लस 1 और 1 बाय n के बीच में है. तो सबसे पहले तो अपन ने इसका हिसाब लगाने के लिए, क्योंकि ये 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखा है, इसको अपन ने 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख दिया. 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में कैसे लिखें, बेस चेंजिंग थ्योरम से. कि ये 1 अपॉन गया तो बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज होगा इसके. यहाँ पे 10 था बेस तो यहाँ आर्ग्यूमेंट 10 बन गया, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट था तो बेस 2 बन गया. अब इसका अंदाज़ा लगाया हमने कुछ हमारे लॉगरिदम के थ्रू, क्योंकि बेस 2 है तो अगर आर्ग्यूमेंट 8 होगा तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, आर्ग्यूमेंट 16 होगा तो उसकी वैल्यू 4 आएगी. तो मतलब कि ये इनके बीच में है, इंटीजर्स 3 और 4 के बीच में. तो इसका मतलब n की वैल्यू है 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
log 5 to the base 0.008। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो बैठ के करें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ठीक है, इसका 5 तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये 0.008 ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो 0.0808 को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ये सोचा, 0.008 को 8/1000 लिख सकते हैं। 8/1000 को क्या लिख सकते हैं? 8/1000 को लिख सकते हैं 2 से गया सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या बना 4, यहाँ पे बना 500, फिर 2 से गया तो 2 बना, और यहाँ पे बना 1, यहाँ पे बना 250, फिर 2 से गया तो यहाँ बना 1, और यहाँ पे बना 125। तो इस वाली चीज़ को लिख सकते हैं 1/125। अब इस 1/125 को लिख सकते हैं हम 1/5 क्यूब। 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब। सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ, अब तो बिल्कुल फ्रीज हो गई, स्टार्टर भी नहीं हो रहा। रुक जाओ, आएगी अभी। मैं आई? डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करता हूँ। हाँ, रिकनेक्ट करके ज्वाइन करो। सबसे ज़्यादा स्मूथ किसका चलता है, जो मतलब किसी को रुकावट ही नहीं आती? कोई है जिसका एकदम मक्खन की तरह चलता है? एनी जियो कस्टमर? पहली बात तो मेरा आइडिया है, ये कभी ऐसा पहले जियो वालों का आइडिया तो बहुत चल रहा है। नहीं हो सकता। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं जियो की सिम प्रोवाइड की जाएगी मुकेश अंबानी के द्वारा। एयरटेल सही है। ओके। कोचिंग स्पॉन्सर नहीं करेगी? क्या कोचिंग स्पॉन्सर नहीं करेगी एक सिम? कर ही देगी यार, अब इतना भी क्या है। लेकिन तुम्हें ऑर्डर तो करना पड़ेगा। एयरटेल के मामले में एयरटेल का भी नेटवर्क ठीक है, लेकिन जियो सबसे बेस्ट चल रहा है। ठीक है क्या? इससे पहले सवाल कर लूँ क्या सर फिर एयरटेल में नमन का कोई रिचार्ज? मैसेज आया लगता है, सर मेरा मक्खन नहीं। ऐसा लगता है जैसे फ्रिक्शन यूज़ चारों ओर से घेरा हुआ है, फ्रिक्शन उसे चारों ओर से घेरा हुआ है। फ्रिक्शन अभी समझ में आएगा, फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे अपन बाद में। तो यहाँ पे 1/5 आ गया, चलो यहाँ तक पहुँच गया। तो 1/5 को और कैसे लिख सकते हैं? 5 इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट 5 सो दिस लॉगरिथम इज रिड्यूस्ड टू log 5, और यहाँ पे 5 तो अब अगर बेस की पावर होती है तो वो अपॉन में आती है, तो 1/-3 log 5 to the base 5। तो ये 1/-3, ये चीज़ तो हो गई 1, तो फाइनल आंसर इज -1/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट करते जाओ। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 √3 2 3। ये दिया, लॉग के अंदर एक लॉग है और उसके अंदर एक और लॉग है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस शुरू हो गए। सबसे पहले आखिरी वाली चीज़ को देखा। आखिरी वाली चीज़ में ये 3 की पावर हाफ है और ये 3 की पावर 4 है। तो ये आखिरी वाली चीज़ क्या है? log 3 की पावर 4 और 3 की पावर हाफ। अब जब ये उछल के जाएंगे बाहर तो ये आएगा कहाँ? न्यूमरेटर में, और 1/2 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 1/2 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रिड्यूस हो जाएगी 8 log 3 3।
ठीक है, मतलब log 3 तो हो गया 1, तो ये केवल 8 बचा, मतलब कि यहाँ पे ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट 8। ठीक है, फिर उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, तो स्टेप मतलब अच्छे से लिखते हैं ज़रूर, ये तो एक्सप्लेन करने का एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन तुम सोच रहे हो लिखें क्या आप बैठ के, तो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू हो गए, क्या किया सबसे पहले स्टेप, log to the base 3, log to the base 2, log to the base 3 की पावर हाफ एंड 3 की पावर 4, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको उछाल के इधर लेके आए और इसको उछाल के डिवीजन में लेके आए, तो ये ओवरऑल 8 बचा। सो दिस रिड्यूसेस टू log 3, log 2 और यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद log 3, log 2 और 8 को लिखा 2 क्यूब, तो ये 2 उछल के यहाँ आएगा, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, log 3 3 और log 2 तो 1 हो जाएगा, फिर फाइनली यही बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। ज़रा सा भी किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। ये वाली चीज़ एक बार तुम्हें समझ में आ गई तो फिर कॉन्क्रीट हो जाएगा सब कुछ। सर मुझे कौन सा स्टेप दिव्या? सेकंड वाला। अच्छा, ये मैं ऐसे करके बताता हूँ पूरा, मतलब डिलीट करके लिखता जाऊँगा मैं। अभी क्या बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इस वजह से। अभी देखना दिव्या ध्यान से, जैसे इस चीज़ को मैंने ऑन द फ्लोर काफ़ी बड़ा लिख लिया, log 3, log 2 और फिर log √381। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझना कि यहाँ पे 81 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 81 की जगह लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर हाफ। ठीक है, अब जब ये हाफ बेस की पावर में है तो इधर जब आएगा अनलॉक लॉग से बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इतनी बड़ी चीज़ को मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हाफ अपॉन में आ जाएगा, और 4 किधर आएगा न्यूमरेटर में, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 इधर गया तो ये 8 बचा, है ना। तो इफ़ेक्टिवली ये पूरी की पूरी चीज़ 8 है। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 8 को लिखा 2 क्यूब। अब क्यूब में से 3 निकल के यहाँ आ गया, तो ये लॉग ये यहाँ आ गया, ये हट गया यहाँ से। अब ये क्या बचा यहाँ पे, log 2 to the base 2, तो ये ओवरऑल ये वाली वैल्यू हो गई 1, तो ये वाली वैल्यू को हटा दिया, 1 हो गई। फाइनली क्या बची, log 3 to the base 3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आंसर हो गया। ये आया समझ में? हाँ सर अब आ गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसको और फिर अगला सवाल लिखो। फोर to the power log 3 to the base 9 plus 9 to the power log 4 log 4 to the base 2, ये दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कुछ प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैठ के सोचा कि यहाँ पे 9 है, अगर 3 की और यहाँ पे 3 है तो इसको 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है 9 को,
सिमिलरली यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको लिख दिया 4 लॉग बेस में 3 स्क्वायर और 3 प्लस 9 लॉग 4 की जगह लिखा 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2। ठीक है, और जैसे ये लिखा, अब 2 आएगा तो किधर पहुँचेगा, ये 2 पहुँचेगा इसके अपॉन में, सो दिस विल बी 4 टू द पावर हाफ, और लॉग 3 टू द बेस 3 बचेगा, फिर वो तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 9, अब ये 2 है यहाँ पे, तो 2 पहुँचेगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि न्यूमरेटर में, और फिर वो 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट 4 टू द पावर हाफ प्लस 9 स्क्वायर। 4 टू द पावर हाफ कितना हुआ, √4, दैट इज़ 2। 9 स्क्वायर कितना हुआ, 81। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 83, है ना। बोलो इसको प्लीज़, जिसको भी समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अगला सवाल, फाइंड फर्स्ट लॉग 2√3 और बेस में 2√3 दिया हुआ है और आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है 1728। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मतलब अगर हम इसको कॉमन फैक्टर के फॉर्म में समथिंग की पावर लिख के इसको कुछ कॉमन निकाल लें तो वही वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ कि जो 1728 है वो 12 क्यूब होता है, ठीक है, और जो 2√3 है उसका स्क्वायर 12 होता है, ठीक है। यानी कि 2√3 क्या लिख सकते हैं, 2√3 को लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला ये 1728 12 क्यूब होता है, तो कुछ कुछ क्यूब की वैल्यूज़ रटी हुई होती हैं, मतलब अगर नहीं भी रटी हुई है तो कोई बात नहीं, इसको फैक्टराइज करने बैठ गए, 1728 को कुछ फैक्टराइज किया तो 2 किया फैक्टराइज, तो 2 से गया तो फिर ये क्या आएगा, 2 8 16, 128, तो ये आया 2864। फिर 2 से किया तो ये आया 432। फिर 2 से किया तो ये आया 216। फिर 2 से किया, अच्छा 216 किसी चीज़ का क्यूब होता है ये तो पता ही होगा। 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, है ना। तो कुछ क्यूब्स मैं तुम्हें रटवा देता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। ये कहीं अपनी कॉपी के पीछे आगे पीछे कहीं पे लिख लो, 10 तक क्यूब हमें पता रहना चाहिए। फिर 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 क्यूब होता है 512, 9 क्यूब होता है 729, और 10 क्यूब तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, वो तो तुम्हें पता ही है, 1000 होता है 10 क्यूब, ठीक है। तो 10 तक के क्यूब तो हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है कभी लाइफ में। तो नहीं भी पता हो तो सॉल्व करके हम, स्क्वायर तो पता ही है सबके, तो उनसे एक बार और मल्टीप्लाई करना है उस चीज़ को और वो क्यूब दे देगा।
ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते करते 216 तक पहुँचे। 216 तो अब पता रखना ही पड़ेगा कि ये क्या होता है। एक बार 6 से गया तो 36 आएगा, एक बार फिर 6 से जाएगा तो 6 आएगा, फिर 6 से जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 और 6 12, 2 और 6 12, 2 और 6 12, तो कुल मिला के 1728 12 इंटू 12 इंटू 12 बन गया। तो 1728 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि 12 का क्यूब है। ठीक है, और 2√3 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये 12 आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2√3 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 12, मतलब कि 2√3 इज़ 12 की पावर हाफ। तो मतलब इस लॉगरिदम को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1728 की जगह 12 का क्यूब और बेस की जगह 2√3 है तो 12 की पावर 1/3। तो अब फर्दर सॉल्व किया तो 3 उछल के पहुंचा न्यूमरेटर में और 1/3 1/2 है ये। log 12 टू द पावर 1/2। तो 3 उछल के पहुंचा न्यूमरेटर में और 1/2 उछल के पहुंचा डिनोमिनेटर में, और बाकी log 12 12 बन गया, log 12 टू द बेस 12 वो तो 1 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 3/1/2 दैट इज 6। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, सेकंड को तुम खुद से सॉल्व करना। ऐसे दिया हुआ है log 5832 5832 और बेस में दिया हुआ है 3√2 3√2 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको खुद से सॉल्व करना और कल मैं इसका जब रिवाइज करेंगे ना तो इसका आंसर पूछूंगा कि कितना आया। अगर सबका अलग अलग आंसर आया तो फिर दिक्कत होगी, फिर सबका एक ही आंसर आना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ। क्या सवाल है? इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 2ab 2ab नहीं 23ab ऐसे दिया हुआ है गिवन कंडीशन कि इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 23ab देन प्रूव दैट log a + b/5 is equals to 1/2 log a plus log b। ये प्रूफ करना है। तो सॉल्व करना शुरू किया। क्या गिवन कंडीशन है? a² + b² इज इक्वल्स टू 23ab। अच्छा, अगर इसमें a² + b² में 2ab जोड़ दिया जाए तो दूसरी तरफ भी 2ab जोड़ना पड़ेगा। 23ab + 2ab क्या किया, दोनों साइड 2ab जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और a + b के फॉर्म में आ जाएगा। तो इट विल बी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab + 2ab दैट विल बी 25ab। अब अगर इसको 25 को इस स्क्वायर के अंदर घुसा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a + b/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab। अब दोनों साइड लॉग ले लिया जाए, दोनों साइड ले लो लॉग। तो इसके आगे लॉग लगा दिया, लॉग a + b/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके आगे भी लॉग लगा दिया, लॉग ab। ठीक है,
अच्छा अब लॉग आ गया तो ये स्क्वायर है तो ये इधर 2 आ जाएगा इधर, तो इट विल बी नेक्स्ट स्टेप में 2 log a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल्स टू लॉग, और यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो इट विल बी log a प्लस log b। अब इस 2 को इधर ले आए तो यहाँ से क्या हो गया, log a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल्स टू हाफ log a प्लस log b, और यही हमें प्रूफ करना था, दिस वी वर मेंट टू प्रूफ, तो हैंस प्रूफ्ड। बताओ किसको समझ में नहीं आया, फिर से बताऊंगा अगर समझ में नहीं आया तो। सर मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से? तो सेकंड स्टेप से। देखो शुरू से ही समझते हैं, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ए शायद स्क्वायर। रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। अटक रहा है क्या तुम्हारा बहुत? सर बीच में वो स्क्रीन पूरी अटक गई थी सर और पता जब नहीं वो क्या हो लास्ट रहा में है, कवर सर आपकी तब आया आवाज ही है। नहीं आ रही, अच्छा बहुत ज्यादा कट रही है अच्छा अच्छा। और स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है, इसलिए रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगी सर। हाँ रिकॉर्डिंग भी देख लेना नवीन, अगर बहुत ज़्यादा अटक रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में एकदम स्मूथ रहता है। चलो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हारी स्किप हुई हो वो चीज़ तुम्हें कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा अटक रही है स्क्रीन। कहीं मेरा ही नेट तो नहीं चला गया? आज ही ऐसा अटक रहा है या हमेशा ही ऐसा अटकता है? सर डिले तो होता है लेकिन आज ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से अपन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि log a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, ये प्रूफ करना है। तो हमें किसी फॉर्म से a प्लस बी के फॉर्म का बनाना है, बट यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने ऐड कर लिया दोनों साइड 2ab ऐड करने से क्या हुआ, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया 25ab, तो ये 25ab बन गया यहाँ पे। तो इसको 25 को लेके आ गया, इसके अंदर घुसा दिया स्क्वायर के, तो इट विल बी a प्लस बी बाय 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab, ठीक है। अब इसमें लॉग लगा दिया दोनों साइड, इसके आगे लॉग लगाया तो log a प्लस बी बाय 5 का होल स्क्वायर, और इसके आगे लॉग लगाया तो log a इंटू बी, ठीक है। अब ये 2 उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया लॉग में, तो log a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू, और log a b में इसको खोल दिया, सम वाली प्रॉपर्टी लगा दी log a प्लस log b, और फिर 2 को इस तरफ ले आए, डिवाइड कर दिया इधर, और वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमें प्रूफ करना है, log a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b। ये आया समझ में? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दिया हुआ है कि गिवन दैट 2 to the power 10 is almost equal to 10 क्यूब। 2 to the power 10 की वैल्यू होती है 1024 और वो लगभग 1000 के करीब होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें दिया है कि इसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे, अगर 10 to the power क्यूब को लिखना पड़ जाए तो 2 to the power 10 से रिप्लेस कर सकते हो। तो देन find the approximate value of log 10 to the base 2। इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते जाओ, बहुत सिंपल है ये। अगर तुम्हारा अटकना शुरू हो रहा है तो अभी आखिरी आधा घंटा में थोड़ा सॉल्व करता हूँ धीरे धीरे, आखिरी आधा घंटा रिपीट करके भी देख लेना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अगर बीच में कुछ अटक जाए तो, ठीक है। तो
यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10 जो है वो करीब करीब दिया हुआ है 10 क्यूब के बराबर। तो इसका मतलब हम 10 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं, इधर गया तो ये 10 की पावर 2 इंटू दोनों के से 1/3 की पावर चढ़ा दिया दोनों को, तो ये बताएगा हमें 10 इज इक्वल्स टू 2 10 टू द पावर 3। अब इसको हमने इस वाले लॉग को लिखा log 2 टू द बेस 10, नहीं मतलब log 10 टू द बेस 2, और 10 को रिप्लेस कर दिया 2 टू द पावर 10/3 से, so this is log 2 टू द पावर 10/3 टू द बेस 2। तो ये वाली चीज़ 10/3 इधर आ गई, तो 10/3 हो गया आंसर। तो इसकी करीब करीब वैल्यू कितनी है, 10/3। ऐसे अपन अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है log x टू द बेस रूट 8 इज इक्वल्स टू 3 1/3, देन सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करो। तो इक्वेशन में बस देखा कि क्या करना है। तो यहाँ पे 10 1/3 को सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से ओरिजिनल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके बनाया, तो 3 3 9 9 + 1 10, तो 3 1/3 इज 10/3। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको लिखा log x टू द बेस रूट 8 इज इक्वल टू 10/3। तो जब ये रूट 8 आएगा यहाँ पे तो पावर चढ़ जाएगी उसकी 10/3, तो इसको अनलॉक किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो x इज इक्वल टू रूट 8 टू द पावर 10/3। अब रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3, और उसकी पावर चढ़ी हुई है 10/3। ठीक है, 2 टू द पावर 1/3 नहीं, गलत, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 और उसकी पावर 10/3। अब रूट है तो रूट क्या होता है, पावर 1/2, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 और उसकी पावर 1/2, और फिर 10/3 भी है, तो पावर में 3 से 3 कट गया, 2 से 5 पर 10 कट गया, तो 5 बचा। तो x इज़ नथिंग बट 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 32। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसे दिया हुआ है log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इज इक्वल्स टू 7। ऐसे हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अच्छा, कॉमन मल्टीप्लिकेशन हम तब कर सकते हैं लॉगरिदम्स का जब बेस सेम हो, लेकिन यहाँ तो बेस अलग अलग है ना। तो बेस अलग अलग है अगर, तो पहले तो क्या कुछ कॉमन बनाया जा सकता है, तो हमने सोचा हाँ बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसको तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 में या स्क्वायर में लिख दिया तो फिर कॉमन बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर ऐसे किया log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 की पावर 4, ये किसके बराबर है, 7 के बराबर। अब सारी चीज़ें बाहर निकाली, तो log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2, और बाहर आ जाएगा हाफ, इससे पावर 4 है तो 1/4 बाहर आएगा, log x टू द बेस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। अब log x टू द बेस 2 कॉमन है,
तो कॉमन ले लिया, log x टू द बेस 2, यहाँ से क्या कॉमन आया 1, यहाँ से क्या आया 1/2 और यहाँ से क्या आया 1/4। ये दोनों चीज़ें अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज इक्वल्स टू 7। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो अपॉन में आया 4 और ऊपर आया 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 7, तो 7/4 इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ 7 से 7 कट गया, log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ से फर्दर सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि x इज इक्वल्स टू 16। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल log 2 टू द बेस 5 है और यहाँ पे log 2 टू द बेस 7 है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा, हु इज़ ग्रेटर? तो सोचेंगे हम बैठ के कि लेट इट बी के, ये के है, तो 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर के आएगा यहाँ से, और ये लेट से ये कुछ m है, तो यहाँ से 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर m आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर k 5 है और 2 की पावर m 7 है। क्लियरली 7 बड़ी चीज़ है, तो इसका मतलब पावर m ज़्यादा बड़ी चढ़ी होगी, तो इस वजह से ये वाली चीज़ ग्रेटर है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ऐसे डिवाइड log 5 टू द बेस 2 और log 5 टू द बेस 3। अब इनमें से कौन बड़ा है ये हमें जज करना है। तो लेट्स से दिस इज k, तो उसको क्या लिखेंगे, 5 इक्वल्स टू 2 की पावर k एंड दिस शुड लेट इट बी m, तो 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर m। अब 2 की पावर k भी 5 है और 3 की पावर m भी 5 है, इसका मतलब छोटी क्वांटिटी 2 है, 2 के ऊपर ज़्यादा बड़ी पावर चढ़ाई होगी तब जाके वो 5 के बराबर बनी होगी, है ना। 3 की पावर कम चढ़ी होगी और 2 की पावर ज़्यादा चढ़ी होगी, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ बड़ी है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें कॉमन बेस दिया हुआ है और आर्ग्यूमेंट ये वाला बड़ा है तो हम रख देंगे ये वाली चीज़, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट छोटा, बेस छोटा है इसके कंपैरिजन में, आर्ग्यूमेंट सेम है और बेस छोटा है, तो फिर ओवरऑल वो वाला लॉगरिदम बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि while comparing the logarithm make argument and base both greater than 1, both greater than 1। एक से बड़ा बनाओ दोनों को, आर्ग्यूमेंट और बेस को, तभी कंपैरिजन होगा। देन कंपेयर। अच्छा, अगर बेस बड़ा है इसको हिंदी में लिख देता हूँ, अगर बेस कॉमन है, बेस सेम है, तो बड़े आर्ग्यूमेंट वाला लॉग बड़े आर्ग्यूमेंट वाला लॉग बड़ा होगा, और अगर आर्ग्यूमेंट सेम है, अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो छोटे बेस वाला
लॉग बड़ा होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कंपैरिजन तभी वॉइड है जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ही ग्रेटर देन 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर सब चीज़ें घूम जाएंगी जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है log 7 to the base 100 और लिखा हुआ है log 8 to the base 100। कौन बड़ा है इसमें? तो देखा, बेस दोनों का सेम है, आर्ग्यूमेंट जो बड़ा वो वाली वैल्यू बड़ी। ठीक है, फिर ऐसे देखा log 75 to the base 5 और यहाँ पे देखा log 75 to the base 25। कौन बड़ा है इसमें? तो इसमें आर्ग्यूमेंट सेम है, तो बेस देखेंगे, जो बेस छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो गई, है ना। अगर ऐसे दिया log 0.5 और यहाँ टू द बेस 5 और यहाँ दिया log 0.5 टू द बेस 7। अब कौन बड़ा है इसमें? तो अब सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि ये 0.5 1 से छोटा है, तो बस अभी दिमाग मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा होता तब हम दिमाग लगाते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर हम लॉजिक लगा रहे, चलो कि ठीक है ये बेस छोटा है तो ऐसा डंडा बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 1 से छोटा है ये उल्टा बनेगा। तो पहली बात तो हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले इसको हम 1 से बड़ा बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं माने कि ये 0.5 है तो हम ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा सवाल है, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट इज log 2 + 5 to the base 3 और log 2 to the base 3 प्लस log 5 to the base 3। इनमें से कौन बड़ा है? एक log दिया है ये वाला और एक log दिया है ये वाला। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई किया तो ये वाली चीज़ क्या बन के आई, ये वाली चीज़ बन के आई log 2 + 5 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मतलब कि 7 to the base 3, और ये वाली चीज़ क्या बन के आई, मल्टी कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो log 2 × 5 to the base 3, so this is nothing but log 7 to the base 3 and this is log 10 to the base 3। अब कॉमन लॉग है, 1 से बड़ा है, हाँ भाई, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कौन सा बड़ा है, 10, तो ये वाली चीज़ होगी बड़ी, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये बड़ा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि बताओ log e/π to the base 5 ये बड़ा है या log e/π to the base 7 ये बड़ा है। तो सबसे पहले सोचा बैठ के कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आर्ग्यूमेंट और बेस हो वो 1 से बड़ा हो। तो 5 तो 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 भी 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस e/π की वैल्यू को ज़रा निहारते हैं। e/π की वैल्यू क्या होती है, e/π की वैल्यू होती है 2.71/3.14। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऑफकोर्स से 1 से छोटी आएगी। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि लॉगर ये बड़ा हो जाए, बेस बड़ा हो जाए 1 से, आर्ग्यूमेंट बड़ा हो जाए 1 से। तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इस वाले को देखो, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं log 5, अगर इसको घुमा दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, π/e की पावर -1, है ना, और -1 इधर आ जाएगा, तो इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं -1 log 5 π/e। अब ये π/e जो है
वो 1 से बड़ा है, अब कंपैरिजन हो पाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ बनेगी -1 log 7 ई पाई बाय ई, ये बन जाएगी। अब क्लियरली वी नो, अभी माइनस को भूल जाओ, इसको और इसको देखो, इसमें बड़ी चीज़ कौन सी है, बड़ी चीज़ ये वाली है क्योंकि इसका बेस छोटा है। तो log 5 पाई बाई ई इज़ ग्रेटर देन log 7 पाई बाई ई, ठीक है। लेकिन हमें ये तो कंपेयर नहीं करना, हमें तो ये कंपेयर करना है, माइनस भी लगा हुआ है उसके आगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस log 5 पाई बाई ई इज लेस देन log 7 पाई बाई ई, नेगेटिव दोनों साइड, इनइक्वलिटी का साइन हो चुका है चेंज। अब इस माइनस को ले जाके पावर में लगा दिया, तो log ई बाई पाई बन गया ये, और ये log ई बाई पाई टू द बेस 7, तो मतलब कि कौन बड़ा हुआ, ये वाली चीज़ बड़ी हुई, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ बड़ी हो गई। दिस इज द आंसर। तीसरा कंपैरिजन, तीसरा ऐसे दिया हुआ है, log 3 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 3, इनमें से कौन बड़ा है। तो अब यहाँ पे सोचा बैठ के कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, है ना, कि दिस इज, इफ दिस इज log 3 टू द बेस 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3, ठीक है। तो अगर ये t है तो ये 1/t है। अब t को देखते हैं सबसे पहले, t इज log 3 टू द बेस 2। अच्छा, अगर log 2 टू द बेस 2 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती, लेकिन अब आर्गुमेंट बढ़ गया यहाँ पे, तो t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। t की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1/t की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो क्लियरली ये वाली चीज़ बड़ी है, तो आंसर log 3 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन log 2 टू द बेस 3। कौन बड़ा हो गया इसमें से, ये बड़ा हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लो सपोज अभी बेस को भूल जाओ, बेस को गए हम भूल, ठीक है। तो अब आर्ग्यूमेंट को चेक किया, तो आर्ग्यूमेंट की वजह से कौन भारी होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट इसका बड़ा है तो ये भारी होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट को भूल गए एक बार, फिर बेस को चेक किया, बेस जो छोटा होता है उसकी वजह से बड़ा होता है वो, इसका बेस छोटा है तो तब भी ये बड़ा होना चाहिए, तो दोनों लॉजिक की वजह से ये बड़ा ही आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये बड़ा है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है, इफ a is greater than 0 then solve 2 log a to the base x plus log a to the base ax plus log a to the base a square x is equals to 0, ठीक है। तो सवाल में दिया हुआ है a is greater than 0, और एक कंडीशन दी हुई है, उसके बेसिस पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर बेस कॉमन होता है, यहाँ बेस कॉमन नहीं है तो दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, इसको पलट लेते हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम है, पलट लिया, अगर 1 अपॉन में लिख लिया तो बेस कॉमन हो जाएगी जो कि x हो जाएगी, तो सबसे पहला काम किया, इसको पलट लिया, तो यहाँ पे लिखा 2 अपॉन log x टू द बेस a प्लस, यहाँ तो 1 ही है, 1 अपॉन log a x टू द बेस a प्लस यहाँ पे लिखा log a
नहीं 1 अपॉन, इसको पलटा तीसरे वाले को, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन लॉग ए स्क्वायर एक्स टू द बेस ए इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 दिया हुआ ना यहाँ क्वेश्चन में, अगर 0 नहीं दिया होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व किया यहाँ से पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में अब ये log ax है, log x टू द बेस है, इस चीज़ को अपन तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ को हमने मान लिया, सपोज मतलब अभी माना नहीं, चलो इसको लिखा फर्दर log x टू द बेस a। इस चीज़ को a और x को मल्टीप्लाई करके लॉगरिदम वाले फंक्शन में लेके तोड़ दिया, तो इट विल बी log a टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a प्लस यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे a स्क्वायर x है, तो इट विल बी log a स्क्वायर टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a इक्वल टू 0। फर्दर ऐसे में सॉल्व कर लिया, तो ये वाली चीज़ तो हो गई 1, दिख रहा है ये, दिस इज़ 1, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू दिख रही है 2, दिस इज़ 2। अब ये सारी चीज़ें सेम है, ये और ये, तो इसको t मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो लेट log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू t। ठीक है, ये मान लिया ताकि वो इतना बड़ा ना लिखना पड़े बार बार। तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, 1/t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नहीं इक्वल्स टू नहीं, प्लस है एक और, कमा प्लस यहाँ पे 1 अपॉन ये 2 है, 2 प्लस टी, सो इट इज़ 2 प्लस टी इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया इसको, कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, तो क्वाड्रेटिक बनाई, तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा 2 प्लस टी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1 प्लस सेकेंड वाले में पहला और तीसरा आएगा टी प्लस 2, तीसरे वाले में पहला और दूसरा आएगा टी प्लस 1। सर हाँ सर फर्स्ट वाला 2/t होगा क्या? फर्स्ट वाला, सर फर्स्ट वाला 2/t होगा क्या? फर्स्ट वाला 2/t होगा, एकदम सही पकड़ा तुमने। हाँ वो, क्योंकि 2 लिखना भूल गए वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास t प्लस 1 होल अपॉन में, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, होल अपॉन में टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये डिनोमिनेटर की चीज़ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो वो तो 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल ऊपर वाला न्यूमरेटर ही बचेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, तो इसको देखो क्वाड्रेटिक बनती सी नज़र आ रही है, तो इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, फिर t स्क्वायर प्लस 2t, फिर t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व किया तो डायरेक्टली लिख देते हैं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो इट विल बी 2 इंटू 2 एक मिनट एक करेक्शन करो सवाल में, नहीं तो अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे 3 और होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी चलता हुआ आएगा, 3 चलता हुआ आ रहा है हर जगह। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनेगी, टी स्क्वायर के साथ यहाँ से 2, यहाँ से 1 तो 3 और 3 6, तो 6t स्क्वायर, 2 टी का कोफिशिएंट यहाँ से 6, 2 इंटू 3 6, यहाँ से 2 तो 6 और 2 8, और यहाँ से कुछ नहीं, टी स्क्वायर प्लस टी होना चाहिए, ये ज़्यादा लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस टी, तो यहाँ से 3, तो यहाँ से टी का कोफिशिएंट आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 6,
यहाँ से आया है 2, 6 + 2 8 और यहाँ से आया 3 तो 11, 11 ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 2 × 2 4 और बस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 6 4 ज़ा 24, 24 ऐसा कुछ बनाओ कि ये 11t बन जाए, 8 और 3, तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर लिया, 6t² + 8t + 3t + 4 = 0। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या कॉमन लिया जाए, कॉमन लिया जाए 2t कॉमन लिया जाए, 2t कॉमन लिया तो यहाँ से आया 3t + 4, यहाँ से +1 3t + 4 = 0। फर्दर यहाँ से बन के आया 2t + 1 × 3t + 4 = 0। तो t की वैल्यू आ गई या तो -½ या तो t की वैल्यू आ गई -4/3। t क्या माना था, t माना था log x to the base a। ठीक है, तो इसका मतलब log x to the base a is either -1/2 और log x to the base a is -4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, a की पावर -½ और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, a की पावर -4/3 ना। तो log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। log के अंदर जब अपन आर्ग्यूमेंट और बेस रख देते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट और बेस नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, log x निकल के -½ हो जाए तो ठीक है, सही है एकदम। समझ में आ रहा है ये, उसके अंदर डोमेन में नहीं हो सकता नेगेटिव। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ से, x = a की पावर -½ और x = a की पावर -4/3। ये आंसर होगा। अब a की वैल्यू हमें पता नहीं, a के हिसाब से आंसर हो जाएगा। सवाल में a > 0 दिया था तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी चढ़ाओ, चाहे नेगेटिव पावर चढ़ा दो, वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। तुम्हारा होमवर्क है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की, बिना देखे, और फिर जैसे ही तुम अटक जाओ तो यस सर। वीडियो देख के फिर से ट्राई करना। यही होमवर्क है तुम्हारा। सारे क्वेश्चंस में तुम्हें कंफर्ट आना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस बस हम इसलिए कर रहे हैं बार बार इतने सारे, ताकि हमें प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए। लॉगरिदम का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि हम लगा पाएँ, उसकी प्रॉपर्टी आ जाए कहीं पे तो। ठीक है, चलो, बोलना है किसी को कुछ? सर ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन।